हेलो गाइस। हेलो यारो, कैसे हो तुम लोग? सो आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लगेगी तुम्हें, जुकाम के मारे बड़ा बुरा हाल है। क्या करें यार, पर फिर भी हमें यहाँ पे आना था। आपका जो बेटा लास्ट चैप्टर जो बच गया है, लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक मेरे को लगा था जो चैप्टर आपका बचा है उसमें प्रीवियस ईयर में 2 बार वहाँ से क्वेश्चन बना है, दैट इज़ वेरिफिकेशन। बेटा क्या है? वेरिफिकेशन। आज वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो इसके बाद में आपको फर्दर उसके तरफ लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आके आज हमें कंप्लीट करना है, दैट इज़ वेरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं वो ऑडिट में लगे हैं मेरे हिसाब से, आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बेटा ऑडिट में रैपिडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, रैपिडेशन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमें काफ़ी चीज़ों को कवर करके चलना चाहिए ताकि आप लोग एक तरीके से सेफ होके चलो कि आखिर एग्ज़ाम में आराम से फोड़ के आओ तुम लोग एग्ज़ाम को। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में कुछ इस तरीके से है बेटा कि ऑब्जेक्टिव बताओ वेरिफिकेशन के एंड वेरिफिकेशन करके बताओ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, कि अगर एसेट और लाइबिलिटीज़ की कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। फिर उन्होंने पूछा था इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि पेटेंट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ऐसे 2-3 उन्होंने उठा के तुमसे पूछा था कि आखिर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं वेरिफिकेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेरिफिकेशन? हमारा पेन कहाँ पे गया? चलो, तो द वर्ड वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रुथ। जब तुम लोग क्या कर रहे हो, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं, किसी चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे हैं। जब हम सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई को प्रूव कर रहे हैं, करते हैं ना कभी हम लोग। कई बार हम लोग कर क्या करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, करते हैं ना, कई बार बताने पड़ता है, अपनी सच्चाई को प्रूव करने पड़ता है। उसी तरीके से वेरिफिकेशन क्या करता है? प्रूव करता है किसको? ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं और कंफर्मेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या तो ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं या तो कंफर्मेशन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है ऑडिटर की इन अ कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एंड कंसर्न टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लाइबिलिटी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। मतलब जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करने के बाद में उसे देखा कि बैलेंस शीट में एसेट दिख रहे हैं, उसने देखा कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिख रही हैं। जब वो बंदा, जब वो ऑडिटर उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटी को वेरीफाई कर देगा, जब उसको ये बताएगा, कंफर्म करेगा कि हाँ ये एसेट बिल्कुल सही रिकॉर्डेड है, ये जो लाइबिलिटीज है बिल्कुल सही तरीके से लिखी है, और इस ट्रुथ को वेरीफाई करेगा या फिर उसकी कंफर्मेशन देगा, दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। सर एक कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने वाउचिंग का। हाँ बेटा, वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों डिफरेंट है। वाउचिंग था कि आपने ये देखना है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से, करेक्ट तरीके से रिकॉर्ड हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, वेरिफिकेशन में हम लोग ट्रांजैक्शंस नहीं देख रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो उसने लिखा है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। हमें कंफर्मेशन देनी है कि क्या वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट थी या फिर नहीं थी। समझ आया? तो जब ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि ट्रांजैक्शन सही लिखी है या फिर नहीं लिखी है, तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वाउचिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग को प्रूव कर देते हैं ट्रुथ को, या कंफर्मेशन दे देते हैं अपनी कि आखिरकार ये चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटी वहाँ पे थी, हमने वेरीफाई करा ये वहाँ पे थी, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? वेरिफिकेशन बोला जाता है। तो वाउचिंग इज डिफरेंट। वाउचिंग मीन एग्जामिनेशन द करेक्टनेस। हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है या फिर नहीं हुई, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि आखिर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो प्राइम एंट्रीज, वाइल वेरिफिकेशन इज कंफर्म द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मतलब उन्होंने ये बोला कि जो वाउचिंग है वो ये रिकॉर्डिंग जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा है उसकी ऑथेंटिकेशन करता है कि क्या वो सही रिकॉर्ड हुआ या फिर नहीं। लेकिन जो आपका वाउचिंग है वो क्या करता है? वो आपकी ऑथेंटिकेशन करके दे रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग सही हुई है नहीं। लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन क्या करके दे रहा है? कंफर्म करके दे रहा है कि क्या तुम्हारे एसेट्स सही हैं या फिर नहीं, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो वो एसेट्स की बात करता है, वो लाइबिलिटीज की बात कर रहा है, कंफर्म कर रहा है तुम्हारी एसेट्स लाइबिलिटी को। जबकि तुम्हारी जो वाउचिंग है वो सिर्फ रिकॉर्ड्स और एंट्रीज की करेक्टनेस बता रही है। तो सबसे पहले तो चैप्टर समझ में आएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, फिर आगे बढ़ने का मजा आता है। ठीक है, अब आ जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, हमें एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया, और हम लोग वहां पे जाके ये चेक कर रहे हैं कि किसी की बैलेंस शीट में जो भी चीजें अपेयर हो रही हैं क्या वो सही थी, क्या वो
सही थी क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? और अगर उन्होंने एसेट्स लिखे हैं कि उसके बाद 10 करोड़ की मशीनरी है, उसके पास 50 करोड़ की बिल्डिंग है, तो क्या एक्चुअल में 10 करोड़ की और 50 करोड़ की चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं, उसको कंफर्म करना, दैट इज वेरिफिकेशन। डन गाइस। तो देखो क्या है पहले नंबर पे, वेरिफिकेशन इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। तो जब आप वेरिफिकेशन करते हो तब तुम लोग ये पॉइंट्स का ध्यान रखते हो। कौन कौन से हैं? पहले हम ये देखते हैं एसेट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, मतलब क्या एक्चुअल में वहाँ पे एसेट है या नहीं है जो कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है। फिर उसी एसेट की वैल्यूएशन करके देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यूएशन उतनी है जितनी इन्होंने बोला था, क्या उतनी वैल्यूएशन है इसकी या फिर नहीं है। फिर ओनरशिप ऑफ द एसेट, कि आखिर उस एसेट का ओनर कौन है, कि कंपनी ओनर है या कंपनी के यहाँ पे कोई और पर्सन ओनर है। फिर ये चेक करना पोजेशन किसके पास है एसेट की। पोजेशन में क्या होता है बेटा, कि आखिर उस एसेट को यूज करने का राइट किसके पास में है, उसको बोलते हैं पोजेशन किसके पास में है। क्या एसेट फ्री फ्रॉम चार्ज है या नहीं। फ्री फ्रॉम चार्ज का क्या मतलब होता है कि क्या उस एसेट के ऊपर किसी और पर्सन का इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे मैंने इसी एसेट के ऊपर लोन लिया हुआ है तो उस बैंक का मेरे एसेट के ऊपर क्या होगा, चार्ज। तो हमें ये चेक करना कि आखिर चार्ज है या फिर फ्री फ्रॉम चार्ज है। एंड एसेट शोज द बैलेंस शीट हैव बीन एक्वायर्ड इन यूज। ये जरूर चेक करना है कि जो भी एसेट तुम्हारा है वो एसेट एक्वायर किया गया है एंड वो एसेट यूज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोग वो चीज यूज कर रहे हो, क्या है यूज करना, ठीक है। तो उस चीज को यूज करना बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं वाइल वेरिफिकेशन। कौन कौन से पॉइंट्स है, पहले तो एसेट्स होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, उसकी वैल्यू को एक्यूरेसी देखनी उसकी वैल्यू में, ओनरशिप देखनी है किसके हाथ में है, पोजेशन देखनी है किसके हाथ में है, एंड लास्ट वन इज एक्वायर्ड करा फॉर यूज। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एक था फ्री फ्रॉम चार्ज, कि क्या आपका एसेट फ्री फ्रॉम चार्ज है फिर या फिर नहीं। डन गाइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। सेम है कि हम लोग अपने एसेट्स को क्यों वेरीफाई कर रहे हैं, हम लोग अपने एसेट्स को क्यों वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम लोग अपने एसेट्स को क्यों वेरीफाई कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। तो जो आपने ऊपर 5 पॉइंट पढ़ने, 5-6 पॉइंट ये सेम ही है। तो एसेट के लिए सेम पॉइंट है। पहले देखेंगे एसेट एग्जिस्टेंस में है, ओनरशिप है, पोजेशन किसके पास में है, फ्री फ्रॉम चार्ज या इनकम्बरेंसेस है। फिर ये 2 पॉइंट उन्होंने अलग से बना दिए कि रिकॉर्ड अकाउंट्स में करा है या फिर नहीं करा, और प्रॉपर वैल्यू उसकी लिखी हुई है या फिर नहीं लिखी हुई। तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर से उठा के लिए डन। अब इसी तरीके से उन्होंने बोला लाइबिलिटीज का भी बता दो कि आखिर लाइबिलिटीज को वेरीफाई करने के क्या क्या ऑब्जेक्ट है। लाइबिलिटीज क्या होता है बेटा, लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके सिर के ऊपर देनदारी, मतलब आपने ओब्लिगेशन टू पे, मेरे सिर के ऊपर देनदारी है कि मैंने इस पर्सन को पैसा पे करना, दैट इज माई लाइबिलिटी। समझे, दैट इज माई लाइबिलिटी। अगर मैंने किसी पर्सन को पैसा पे करना, दैट इज माई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या बोला, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि जो इसने लाइबिलिटी लिखी है, जैसे मैंने लिखा मेरे को 10 करोड़ का लोन चुकाना है, तो क्या एक्चुअल में वो 10 करोड़ का लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये मुझको चेक करना पड़ेगा। लाइबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड वेदर बाय एक्सीडेंट और डिजाइन और अदर ब्रोड इनटू द बुक्स। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी लाइबिलिटी ना हो जो कि लिखना आप लोग भूल गए हो, जो कि रिकॉर्ड ना हुई हो बाय एक्सीडेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाइबिलिटीज हम लोग नहीं लिख पाते, एक्सीडेंटली हम लोग भूल जाते हैं। तो वो भी चेक करना है कि आपने सारी लाइबिलिटीज लिखी हैं या फिर कुछ छोड़ तो नहीं दी। फिर वैल्यूएशन करनी है लाइबिलिटीज की, और लास्ट में क्या करना है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द लाइबिलिटीज के। आपको लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन करनी है, उसका डिस्क्लोजर देना है। सर क्लासिफिकेशन करनी है मतलब बेटा आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में कि कुछ लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ नॉन करंट होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। तो वो क्लासिफिकेशन भी आपको करके बतानी है, वो डिस्क्लोज भी आपको करना है कि क्या क्लासिफिकेशन है इस लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी जब आप लोग करते हो उसकी वेरिफिकेशन, तो उस वक्त ये ऑब्जेक्टिव आप लोग लेके चलते हो। डन। हाँ जी, हाँ एसेट के सेम आएंगे, एसेट के सेम आएंगे वहीं पे। चलो अब आता है यहां से जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था दूसरा। ये पहला क्वेश्चन आपको यहां तक करना है कि आखिर वेरिफिकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और क्या कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में लेके चले। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया था। अब ये मेरे को नहीं पता कि वो 5 नंबर में पूछ के, कि मतलब 5-5 के 2 क्वेश्चन बना के आपको 10 नंबर में पूछ सकते हैं, या फिर अलग से पूरा का पूरा 10 नंबर में बनाएंगे, और किस तरीके से बनाएंगे वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए वेरिफिकेशन में पहला पॉइंट तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर वेरिफिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, और वाउचिंग के साथ में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना कि वाउचिंग में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब हमें क्या करना है, हमें एसेट की वैल्यूएशन करनी है। क्या करनी है बेटा, एसेट की वैल्यूएशन करनी है,
और उसके बाद में लाइबिलिटीज़ की क्या करनी है, वैल्यूएशन करनी है। तो अब हमें वो एक एक करके ये पूछेंगे, एक एक करके हमें ये पूछेंगे कि आखिर आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज़ कोई वेरिफिकेशन कैसे करनी है। जैसे एसेट में कई सारे एसेट्स आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है। तो इन एसेट्स की जब आप वेरीफाई कर रहे हो तब आपको क्या क्या दिमाग में लेके चलना है। जब आप लाइबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हो तब आपको क्या दिमाग में लेके चलना है। तो वो कुछ ऐसे हैं, ये सारे एसेट्स की आपको वेरिफिकेशन करनी है। अब सर क्या इस सभी को पढ़ना पड़ेगा? बेटा बात ये है कि आपको इनमें से कोई भी उठा के वो पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको वो करवाऊंगा जिसके पॉइंट्स सिमिलर होंगे बाकियों के साथ में। जैसे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स है, अदर है, तो हम लोग एक दो पढ़ेंगे जिसमें जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ाऊंगा उसी के पॉइंट्स आप उठा के बाकियों में भी डाल सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना माइंड यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप लोग सारा पढ़ने बैठे हो यहाँ पे वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ अपना माइंड यूज़ करना है। आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए कि आखिर क्या है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ लोगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी होता तो क्या क्या करना था। डन बेटा। और बाकी जो मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे वो वन टाइम आप लोग रीड कर देना, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, उनको सिर्फ देख के निकाल देना और आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं मैं वो करवाने लगा हूँ अभी आपको स्टार्टिंग में। तो सबसे पहली जो उन्होंने पूछा था एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में, वो तो हमने कर लिया। उसके बाद में पूछा था इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। तो चलो एक तुम्हें मैं करवा देता हूँ फिक्स एसेट वाला, कि अगर मैं फिक्स एसेट की क्या करता हूँ, फिक्स एसेट्स को देखता हूँ। पेज पड़ा था बेटा यहाँ पे जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिख के दिए थे, तुम्हें ढूंढना जरा, यहाँ पे पड़ा होगा। ये फिक्स एसेट के बारे में डील करो जरा थोड़ा सा, यहीं पे होगा, यहीं पे चेक करो यहाँ मिला। नहीं मिला, इधर ही पड़ा होगा, यहाँ पे भी नहीं है। चलो कोई ना, देखते हैं, देखो अगर मिलता है तो बताना मेरे। एक तो मेरे पास है पड़ा हुआ, एक और था। चलो, तो फिक्स एसेट्स की बात चल रही थी बेटा। फिक्स एसेट में क्या बोला गया उन्होंने कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, फिक्स एसेट्स क्या कर रहे हो आप लोग, फिक्स एसेट्स को, फिक्स एसेट्स की आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हो। तो फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या देखना है। अब फिक्स एसेट में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास, क्या है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ऑडिटर को ये चीज़ें चेक करनी सबसे पहले कि लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप किसके पास है, क्या कंपनी ओनर है या कंपनी ने किसी के नाम के ऊपर क्या करा हुआ है, चीज़ को परचेज करके रखा हुआ है। तो पहले मेरे को ये वेरीफाई करना है कि क्या ये मेरी कंपनी के साथ में, मेरे क्लाइंट के साथ में डील कर रही है या फिर नहीं कर रही, उसकी ओनरशिप। फिर ये भी चेक करना है कि क्या सच में लैंड एंड बिल्डिंग है या नहीं है। उसने बोल दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन कैसे पता लगेगा, उसको बताऊंगा एग्जिस्टेंस। मैं फिजिकल इंस्पेक्शन करूंगा, वहां पे जाके चेक करूंगा, वहां पे जाके चेक करूंगा कहाँ पे तुम्हारी लैंड है, कहाँ पे तुम्हारी बिल्डिंग है। तो एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। देन ये देखेंगे कि किसी मॉर्गेज तो नहीं है। मॉर्गेज जैसे मैंने बताया कि बैंक के पास मैंने जाके अपना चार्ज क्रिएट कराया, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को दिया हुआ है और उनको बोला होगा मेरे को लोन दे दो उसके ऊपर। तो मैंने टाइटल डीड्स, टाइटल मतलब जो भी वो कागजात होते हैं वो किसको दे दिए, बैंक को दे दिया और उससे लोन ले लिया। तो क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या क्रिएट हो गया बेटा, मॉर्गेज क्रिएट हो गया। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा क्या मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, ठीक है। फिर ये चेक करेंगे सेल और परचेज, आपने कितना पूरे साल में आपने और कितनी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है और कितनी आपने बेच दी है, ये भी चेक करने पड़ेगा, उसको भी एग्जामिन करना है। फिर कितना खर्चा तुम लोगों ने करा था उस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, कि जो आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खर्चा करा, ब्रोकर को पे करा, ऐसे कौन कौन से खर्चे करे हैं। तो उन खर्चों को कैपिटल या फिर रेवेन्यू कौन क्या ट्रीट करा तुम लोगों ने उस खर्चे को। फिर इंस्पेक्शंस छोड़ो, कंस्ट्रक्शन, अगर आपने कंस्ट्रक्ट करवाई है बिल्डिंग, मतलब ना तो आपने परचेज करी है, किसी से परचेज नहीं करी, आपने कंस्ट्रक्ट करवाई है बिल्डिंग, तो फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो उसको कितना अमाउंट पे करा तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे। फिर बैलेंस शीट में अगर वो एसेट दिख रहा है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो कितनी डेप्रिशिएशन लगी है उसके ऊपर, कितनी वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट होगी है, तो डेप्रिशिएशन लगने के बाद में कितनी वैल्यू बची है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे। सर लैंड के ऊपर डेप्रिशिएशन लगती है, लगती है, बताओ लगती है, नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है जब आप उसको यूज़ करते हो, लैंड की वैल्यू कम कैसे होगी यूज़ करने से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल लिखा है सिर्फ बिल्डिंग अगर वो डेप्रिशिएट हो सकती है तो फिर बैलेंस शीट में डेप्रिशिएट करके तुम लोग वैल्यू बताओगे।
तो ये सारी चीज़ें तुम लोग देखोगे जब तुम लोग लैंड और बिल्डिंग की क्या कर रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हो कि क्या ओनरशिप उसके पास है, वो एग्जिस्टेंस में है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, वो कंस्ट्रक्ट हुई है या नहीं हुई है, उसके ऊपर खर्चा कितना लगा। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं वेरीफाई करूंगा क्या लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है इनका या फिर नहीं है। इसी तरीके से सेम पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे प्लांट मशीनरी में, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, प्लेज। अब प्लेज का क्या मतलब होता है सर, वहाँ तो मॉर्गेज था, यहाँ प्लेज है। बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर तुम लोग गिरवी रखते हो दैट इज प्लेज, और अगर तुम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हो दैट इज मॉर्गेज। तो जब मैं घर को किसी को उठा के थोड़ी दे दूंगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉर्गेज बोलते हैं, क्योंकि उसमें पोजेशन मेरे पास रहती है। क्या रहती है मेरे पास? पोजेशन, मतलब घर में मैं ही रह रहा हूँ लेकिन मैंने उसकी डीड, टाइटल डीड किसी और को दे दी है और बोला कि अगर मैं नहीं लोन चुकाया तो ये पोजेशन भी तू रख लेना। लेकिन प्लेज में हम लोग पहले पोजेशन देते हैं, जैसे गोल्ड लोन में हम लोग उठा के गोल्ड उनको दे देते हैं और उनसे लोन ले लेते हैं। इस जगह पे पोजेशन मेरे पास नहीं है, पोजेशन गोल्ड की किसके पास चली गई है? उस लोन जिस बंदे ने मेरे को लोन दिया उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, उस बैंक के पास क्या चली गई है? पोजेशन चली गई। तो मेन वर्ड पोजेशन होता है। जब पोजेशन आपके पास रहती है और आप लोन ले लेते हो दैट इज मॉर्गेज, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मॉर्गेज बोलते हैं, जब आपकी पोजेशन आपके पास है और आपने लोन ले लिया। लेकिन प्लेज में आपको क्या देना पड़ता है? पोजेशन सामने देनी पड़ती है, ठीक है बेटा। चलो फिर फर्नीचर का भी सेम है, उसी तरीके से देख लेना। हाँ, जो आया इन्वेस्टमेंट आया कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट चेक करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है? पहले लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट हेल्ड करी हुई है अपनी बैलेंस शीट में उन सभी की लिस्ट दो। मैंने बोला मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, मैंने टाटा के शेयर खरीदे हैं, फिर मैंने अपने यहाँ क्या कहते हैं भेल के शेयर खरीदे हुए हैं, फिर मैंने अलग अलग कंपनीज के, जैसे और किसी कंपनी का नाम ले लो, कौन सी है, DLF के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। फिर ऐसी अलग अलग कंपनीज के मैंने क्या करे शेयर्स खरीदे हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर तूने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है तो आप अपनी कंपनी की जितनी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट वो लेके आओ और उसको कंप्लीट एग्जामिनेशन करोगे कि आपने कितनी कॉस्ट पे, कौन से मार्केट प्राइस पे, कौन सी बुक वैल्यू पे आपने क्या करा था, अपना इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। फिर ये भी चेक करोगे क्या सच में एग्जिस्टेंस में वो इन्वेस्टमेंट है। मैंने बोलूँगा दिखाओ कहाँ पे आपके शेयर्स, मतलब डीमैट मोड में है तो आप अपना डीमैट अकाउंट दिखाओ, मैं देखता हूँ आपने कितने शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं। तो एग्जिस्टेंस चेक करनी है। ओनरशिप देखेंगे कि क्या आपके नाम के ऊपर ही डीमैट खुला, आपके नाम के ऊपर ही शेयर्स हैं या किसी और के नाम के ऊपर शेयर्स हैं, ये भी चेक करेंगे। फिर इंटरेस्ट कितना मिलता है उसके ऊपर, डिविडेंड कितना मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, डिविडेंड कितना उसके ऊपर मिल रहा है, कितनी इनकम आप लोग उससे कलेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट से। और लास्ट में है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपना रजिस्टर मेंटेन करना, जो कि कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि आपने अपने पास क्या लिखना है, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हो तुम लोग जब तुम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को चेक करने, वेरीफाई करने जाते हो कि हाँ इस कंपनी के बाद में सच में इन्वेस्टमेंट है। डन। तो ये तुम्हें एग्जाम में आया था, 5 नंबर में आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना छोटा है तो फिर 5 नंबर किसी और के साथ मिक्स होके आएंगे, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट में पूछा गया था तुम्हें एग्जाम में। फिर इसी तरीके से स्टॉक है कि आपके पास स्टॉक जो पड़ा उसका क्या करोगे, उसके स्टॉक इन ट्रेड में क्या करोगे। कैश वाला भी आया था, कैश वाला भी देख लो कि कैश इन हैंड को वेरीफाई करने जाते हैं कि उन्होंने मेरे को बोला कि अभी हमारे पास करंटली 2 लाख का कैश पड़ा है। तो क्या 2 लाख का कैश पड़ा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, एक एक्यूरेट और वैलिडेट कैश बैलेंस कैश बुक का देखने पड़ता है। और कैश बुक को देख के हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या क्या देखोगे, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ लास्ट डे इन अ पीरियड अंडर ऑडिट, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ऑडिटर हैज़ टू शो द बैलेंस ऑफ कैश बुक डज एग्जिस्ट। तो ऑडिटर को चेक करना कि जितना कैश इन्होंने बोला है उतना पैसा इनके हाथ में है एक्चुअली या फिर नहीं है। और एक्चुअल काउंटिंग करनी है लास्ट डेज ऑफ द पीरियड अंडर द ऑडिट। तो ऑडिट के पीरियड्स में जो लास्ट डेज चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। फिर सेवरल कैशियर्स अगर है एम्प्लॉयड है तो फिर इट इज़ नेसेसरी दैट द कैश ऑफ ईच वन शुड बी काउंटेड साइमल्टेनियसली। मतलब अगर एक से ज़्यादा कैशियर है तो हर कैशियर को बोलना अपना अपना डाटा कलेक्ट करके दो और साइमल्टेनियसली क्या करो, काउंट करके दो। फिर ऑडिटर हैज़ टू इंसिस्ट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर विटनेस ऑफ काउंटिंग। तो ऑडिटर शुड इंसिस्ट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर। तो कैशियर के सामने कैशियर एज अ विटनेस जो है वो ऑडिटर को रख के वहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में
ये शुड चेक द पैटी कैश। पैटी कैश का मतलब क्या होता है बेटा? पैटी कैश का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चों के लिए जो आपने पैसा दिया है, अगर वो नेग्लिजेंट तरीके से तुम लोगों ने खर्चे हैं या फिर उस चीज़ का तुम लोगों ने हिसाब नहीं दिया तो फिर तुम लोग लाइबल रहोगे। मतलब क्या होता है कि पैटी कैश में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा 10,000 20,000 का अमाउंट उठा के किसी को दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि तू जितना भी खर्चा करना है इसमें से कर, जब खत्म हो जाएगा तो मेरे पास लेने आ जाना। और फिर वो अपने पास रजिस्टर मेंटेन करके रखता है और बताता रहता है कि कितना कैश ने यूज़ कर लिया और कितना रह गया। फिर एटलीस्ट वन सुपरवाइज वेरिफिकेशन इन एवरी ईयर, एक सुपरवाइज वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए एक साल के अंदर अंदर। और ऑल द बैलेंसेस ऑफ द कैश ऑफ द क्लोजिंग डेट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। और जितना भी पैसा आपने क्लोजिंग डेट में बैंक में जमा करवाया वो भी पैसा हम लोग काउंट करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे कितना पैसा गया। तो ये सारी चीज़ें जब तुम वेरीफाई करते हो कि कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना तुम्हारे पास, कि कैश इन एक्चुअल में उतना एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, कैशियर को बुलाओगे, कैशियर से रिकॉर्डिंग लोगे, फिर पैटी कैश बुक के एक्सपेंसेस में अगर तुम लोगों ने गलती करी तो तुम लाइबल रहोगे। और एक सुपरविजन रखनी है कितनी, साल में एक बार, ताकि वेरीफाई कर सको। डन। फिर कैश एंड बैंक उसके साथ में ही है, वो भी पढ़ लेना। बिल रिसीवेबल में नहीं आया तुम्हें। इनटेंजिबल एसेट, अच्छा इनटेंजिबल एसेट कौन सा था? ऐसे एसेट जिनको तुम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको तुम लोग देख नहीं सकते लेकिन इनकी वैल्यू होती है, जैसे गुडविल। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, समझ आया? तो उसके बारे में चेक करना है कि गुडविल चेक करेंगे कि हम लोगों ने परचेज करी है किसी से, जैसे किसी का बना बनाया बिजनेस था तो मेरे को उसका बिजनेस पसंद आ गया तो मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। मतलब उसके बिजनेस को खरीदना मतलब उसकी गुडविल को खरीद लेना, ठीक है ना, समझ आया? तो उसके बिजनेस को खरीदना मतलब उसकी गुडविल को खरीद लेना। तो वो क्या कहते हैं कि आखिर हम लोग क्या चेक करते हैं? परचेज एग्रीमेंट चेक करते हैं। जैसे मेरे को जैसे 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 चाय सूटा बार की मेरे को फ्रेंचाइजी पसंद आई तो मैंने बोला यार तू मेरे को दे दे इसकी फ्रेंचाइजी, उसने मेरे को दे दी फ्रेंचाइजी। तो क्या मैंने चाय सूटा बार की जो लोगों में इमेज बनी है, गुडविल बनी है, क्या मैंने वो खरीद ली? तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? परचेज एग्रीमेंट के तरीके से आ जाएगा। फिर ऑडिटर हैज़ टू सी गुडविल हैज़ बीन ब्रोड इनटू अकाउंट्स प्रॉपर फिगर। तो आपने ये भी चेक करना कि उसकी प्रॉपर फिगर्स, प्रॉपर अमाउंट आपने गुडविल की लिखी हो। नो इम्प्रॉपर आइटम शुड बी एडेड, कोई भी इम्प्रॉपर आइटम उसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। फिर गुडविल हैज़ नॉट बीन रिटन अप और एप्रिशिएटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ऑडिटर को ये भी देखना है कि आखिर उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न अप, उसकी वैल्यू को बढ़ा के ना लिखा हो, ठीक है, अप्रिशिएट ना करा हो उसकी वैल्यू को। एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द गुडविल, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि गुडविल के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट है। तो ये सारे पॉइंट्स चेक करने हैं। आप देख रहे हो मोरलेस सारी जगह पे पॉइंट्स जो है वो सेम चल रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि आखिर कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है ना बेटा। फिर ये आया था तुम्हें पेटेंट का। पेटेंट में क्या लिखा हुआ है देखो। पेटेंट क्या होता है पता है किसी को? पेटेंट क्या होता है? अबे ओए नो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मार खाओगे तुम लोग में से। चलो बैठ जाओ, छोड़ दे तू उसको, छोड़ दे। चलो बैठ जाओ। बच्चों की तरह लड़ते हो यार तुम लोग, मार खाओगे मेरे से। चलो आ जाओ। तो पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति शांति बस। चलो, तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब बेटा, पेटेंट ट्रेडमार्क बोल दो, ठीक है, एंड कॉपीराइट बोल दो, ठीक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, तीनों चीज़ें क्या होती है? एसेट होती है। तीनों चीज़ें क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है? पेटेंट का मतलब कुछ ऐसा बताया गया बेटा कि ऐसा कोई प्रोसेस बना देना जिसको कोई दूसरा बंदा ना बनाए। कोको कोला, लिम्का, पेप्सी, इन्होंने एक ऐसा सोल्ट बनाया, इन्होंने ऐसा प्रोसेस बना दिया कि इनकी जैसी चीज़ कोई और बना ही नहीं सकता, है ना। इनके पास अपना अपना सोल्ट है, अपना अपना क्या है बेटा? सोल्ट है। तो ये अपने सोल्ट के तरीके से करते हैं और इन्होंने उसके ऊपर क्या लिया हुआ? पेटेंट लिया हुआ, ताकि इनका प्रोसेस कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर सके। ट्रेडमार्क क्या होता है सर? ट्रेडमार्क का मतलब होता है बेटा कोई ऐसा मार्क, कोई ऐसा थप्पा जिसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ और वो जो मार्क है वो कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता, समझे? जैसे एप्पल का लोगो है, दैट इज ट्रेडमार्क, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब आर्टिस्टिक चीजें, जैसे मैंने कोई धुन बना दी, ठीक है, नागिन धुन चलती है, हम लोगों ने अपनी धुन निकाल दी कोई, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चीज बनेगी दैट इज आर्टिस्टिक चीज के ऊपर कोई लिरिक्स निकाल दे, कोई सॉन्ग निकाल दिया, उसके ऊपर क्या मिलता है? कॉपीराइट। तो पेटेंट मिलता है किसी भी प्रोसेस के ऊपर, ट्रेडमार्क मिलता है किसी भी मार्क के ऊपर, किसी भी सिग्नेचर के ऊपर, किसी भी लगा लो तुम लोग कोई वर्ड के ऊपर, और लास्ट में कॉपीराइट किसके ऊपर मिलता है? कॉपीराइट मिलता है आपके आर्टिस्टिक चीज़ों के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हमें अगर पेटेंट ट्रेडमार्क कंपनी ने लिया है या कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क बनाया तो उसको वेरीफाई करना कि वो पेटेंट ट्रेडमार्क एक्चुअल में वहाँ पे है या फिर नहीं है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
क्योंकि जब भी आपने पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लिया होगा तो उसको रजिस्टर करवाया होगा, और रजिस्टर करवा के तुम्हें एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, उस डॉक्यूमेंट से मैं वेरीफाई करूंगा। दूसरा, एग्जामिन करेंगे प्रॉपर कि आपने एग्रीमेंट में एंटर करा। अगर आपने किसी से परचेज करा तो फिर आपने क्या करा होगा, एग्रीमेंट में एंटर, और एग्रीमेंट में एंटर करोगे तो वो एग्रीमेंट भी तुम्हारे पास होगा, वो दिखाओ। फिर रिन्यूएबल फीस देखेंगे कि आखिर रिन्यू करवाने की उसकी फीस होती है तो वो कितनी लगाई है आप लोगों ने। और ऑडिटर इंसिस्ट टू शेड्यूल ऑल द पेटेंट, और बोलेगा उनको कि सारे पेटेंट जितने भी है वो दिखाओ अपने, जितने भी आपकी कंपनी ने लेके रखे हुए। तो दीज आर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। ये भी तुम्हें एग्जाम में आया था, देख लो। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नहीं पता कि कहाँ से उठा के डाल दें, ठीक है। फिर फिक्टिशियस एसेट था, ऐसे एसेट जान दो जो दिखते हैं ना ही जो बिकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बेटा ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी बनने से पहले हो चुके हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी बनने से पहले हो चुके हैं, डेट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको चेक करते हैं, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन होता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे लाइबिलिटी जो है क्लियरली बैलेंस शीट में लिखी होनी चाहिए, बिजनेस के साथ में रिलेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, एंड ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करनी है। करेक्ट भी होनी चाहिए और ऑथराइज मतलब जिस पर्सन को अथॉरिटी दी है वही पर्सन ने उस ट्रांजैक्शन को करा हो, एंड दे आर शोन इन द बैलेंस शीट इन द करेक्ट फिगर, और करेक्ट फिगर में वो बैलेंस शीट में लिखी होनी चाहिए। चार चीज़ें क्लियरली शो होनी चाहिए, बिजनेस के साथ में रिलेटेड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और अपने करेक्ट फिगर से साथ वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। अब अलग अलग तरीके की लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे शेयर कैपिटल है, ठीक है। इसमें तुम लोग ये याद कर लो, डिबेंचर्स वगैरह हो गया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कि अगर मैं जैसे मैं क्रेडिटर क्या बता देता हूँ तुम लोगों को, बाकी तुम लोग रीड करना। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि जिस पर्सन को मैंने पैसे देने हैं, तो मैंने बोला मेरे पास अभी 20 लाख रुपया मैंने किसी क्रेडिटर को देना है, मैंने पे करना है किसी को, तो जब मैंने 20 लाख की लाइबिलिटी बोली है तो उसको चेक करते हुए तो ऑडिटर क्या देखेगा, आस्क फॉर शेड्यूल ऑफ द क्रेडिटर। फर्स्ट ये बोलेगा शेड्यूल बताओ कौन कौन से क्रेडिटर है, ठीक है। और शुड बी चेक्ड विद द बैलेंसेस ऑफ द लेजर, और लेजर में उनका बैलेंस चेक करेगा कि क्या जितना इन्होंने बोला है क्या हर एक बंदे का उतना उतना बैलेंस लेजर में शो कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। फिर ऑडिटर मंगवाएगा, क्या मंगवाएगा, परचेज लेजर, कि बताओ तुम लोगों ने उसको पैसा पे करना ना, तो तुमने उससे परचेज करा होगा, लाओ परचेज बुक दिखाओ, उसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो परचेज बुक मंगा सकता है, ठीक है। फिर इनवॉइसेस चेक कर सकता है, क्रेडिट नोट्स चेक कर सकता है। फिर उसके बाद में एग्जामिन करेगा सारी की सारी परचेजेस आपने पूरे साल में कितनी परचेज करी है और कितनी वहाँ पे आपने क्रेडिट में करी थी। स्पेशल केयर लेगा अगर आपने परचेज करी है, शुड बी एक्सरसाइज टू द परचेज मेड एट द बैलेंस शीट, ये छोड़ दो। फिर ही शुड बी चेक द आउटस्टैंडिंग बिल्स, बिल पेबल, कितना बिल पेबल आपका बचा है, क्योंकि वो भी तो एक तरीके की लाइबिलिटी, कल को वो उसको भी क्या करना, पे करना है। फिर फाइंड एनी डेट अनपेड एज लॉन्ग पीरियड, कोई ऐसा डेट बताओ जो कि अनपेड है, लॉन्ग पीरियड हो गया, वो डेट की भी इंक्वायरी वो लोग कर सकते हैं, ताकि ये चेक करने के लिए कि आप लोग कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं कर रहे। तो दीज आर द पॉइंट्स टू कैप्ट इन द माइंड वाइल टेकिंग द सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को आप लोग जब चेक कर रहे हो, यही पॉइंट्स लोन में भी आ जाएंगे, थोड़े बहुत पॉइंट्स चेंज होंगे, तो ऐसे करके आप लोग खत्म कर दोगे। अच्छा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, ऐसी लाइबिलिटी जो कि डिपेंड करती है विच मे बी हैपन विच मे नॉट बी, विच मे बी हैपन विच नॉट बी। अब सर कैसी लाइबिलिटी, एग्जांपल दोगे कोई, बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, जैसे कंपनी के ऊपर कोई केस लगा हुआ है कि उन्होंने किसी को मार दिया, या फिर मतलब उनका कोई प्रोडक्ट यूज़ के कोई बंदा मर गया, ठीक है। अब कंपनी ये दावा कर रही है, कंपनी ये बोल रही है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, क्या बोल रही है कंपनी, हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोगों की गलती थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, आप लोगों की गलती थी। तो जब उन्होंने बोला आप लोगों की गलती थी, तो ये केस चल रहा अभी, लेकिन इस केस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आखिर आप लोग केस जीतोगे या फिर वो पर्सन केस जीतेगा। क्या बोला मैंने, आप लोग जीतोगे या फिर वो पर्सन जीतेगा। अगर तो आप लोग जीत गए तो आपकी कोई भी सिर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो पर्सन जीत गया तो तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा, जितना भी बनेगा। तो दिस इज द लाइबिलिटी विच मे बी हैपन विच नॉट बी। अगर मैं जीत गया, कंपनी जीत गई, फिर तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन जीत गया तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। दिस इज द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी विच मे बी हैपन और विच मे नॉट बी। तो इसको अनसर्टन बोलते हैं। कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं, अनसर्टन। अनसर्टन है, पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी, तो उसको एग्जामिन करने के लिए क्या क्या देखा जाता है, तो ये पॉइंट्स तुम लोग देखोगे बस। दीज आर द इम्पोर्टेंट्स विच आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज क्या पता रिपीट हो गया तो तुम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बाकी का बाकी। तो बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी ये कि सेम पॉइंट्स है, ज़्यादातर आप लोग रिलेट कर सकते हो एक दूसरे के पॉइंट्स को, ठीक है। अगर कुछ भी याद रहेगा तो कुछ ना कुछ तो लिख ले लोगे, इनको भी याद करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे करना है। तो
दैट्स सोल्व गाइस। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कंटेंट जो है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स, जैसे मैंने बताया कि ऑडिटिंग के लिए आई थिंक सो सबसे ज़्यादा लेक्चर्स लगे हैं ऑडिटिंग के लिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारा ऑडिटिंग वाला जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ख़त्म हो गया। फिर मैं लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ बेटा, ये जो रिवीजन सीरीज़ थी ये उनके लिए थी जिन्होंने पहले से पढ़ा था चाहे नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन के पहले पहले आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लो, इस पर्पज़ से ये सीरीज़ बनाई गई है। सेकेंडली, आपने अगर पूरी सीरीज़ देखी है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग इजीली क्लियर कर लोगे। लेकिन कल को ये ना कोई हो कि आपने सर इतने पढ़ाया था, बेटा कोई भी टीचर तुम्हें ये नहीं बोलेगा सिर्फ यही पढ़ लो और हो जाएगा, समझ आया? कभी भी किसी के ऊपर रिलाई कर चलो, कल को मैं बोल दूं इससे 5 क्वेश्चन पढ़ लो, अगर कल को 5 क्वेश्चन आ गए तुम लोग तो मेरी वाह वाह करोगे, सर आपने तो जो बताया था वही आ गया, और कल को 5 नहीं आए तो तुम लोग मेरे को थू थू करोगे। समझ आ रहा है? ये देखो सही बोला ना मैंने, कैमरे को भी पता है। तो तुम लोग क्या करोगे, थू थू करोगे। तो इसी चक्कर में मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना अपने तरीके से, जिन्होंने पूरे तरीके से पढ़ा बेटा वो अच्छे तरीके से पढ़ो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको मैंने कुछ ना कुछ करवाने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो अगर अच्छा लगा हो, मेहनत हम लोगों ने कर दी है, अब आप लोगों की बारी है, तो इसीलिए अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है, जिन्होंने करा है वो तो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने नहीं करा है कर दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, कर दो, ठीक है। और जहाँ तक पहुँचाना है इसको पहुँचाओ, क्योंकि कोई भी पर्सन विदाउट स्टडीज ना रहे, ठीक है। तो जिसके लिए बेनिफिशियल है वहाँ तक इसको पहुँचाओ, खूब खूब आगे बढ़ो, खूब खूब पढ़ो, बाकी के लेक्चर्स भी देखो, और इस बार एग्ज़ाम क्लियर करके आना, ठीक है। तो मिलेंगे, और हाँ मेरे को आके ज़रूर बताना कि सर रिविजन्स अच्छी लगी, चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे जाके इंस्टा पे, तो जैसे भी बताना हो मेरे को बताना ज़रूर कि सर ये रिविजन सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल थी या फिर नहीं थी। तो मिलेंगे आपको फिर आगे आते आते, और भी सेशंस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी जल्दी अपलोड हों, वैसे भी चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे पूरा का पूरा जो है मेरा टास्क है कि हम लोग सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आगे भी ये ग्रेटफुल रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही नए लेक्चर्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा यहाँ पे हमारा कैमरा फिर से साथ छोड़ गया है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।